से गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? अभी हम मिल रहे हैं नए सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने लास्ट ईयर से ही अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, स्पेसिफिकली और स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट साइंस। बिकॉज अभी तक जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे वो हम साइंस मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, यानी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, कोर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। But that core mathematics is not that much useful in that part, that exact presented syllabus in form of that syllabus in commerce field. So commerce के point of view से applied mathematics introduce किया गया, और applied mathematics आने के बाद literally if you are going for commerce and you are planning for professional courses in future, you must opt this particular subject. मैथमेटिक्स जैसा इसमें इतना ज्यादा हुआ भी नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली डिजाइन किया गया है। इंटरेस्टिंगली क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये ओवरऑल पूरे कॉमर्स और फाइनेंस फील्ड को कैप्चर करके बना है। यहाँ का जो सिलेबस है आपका 11th प्लस 12th, द टोटल सिलेबस इज डिजाइंड एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर सीए एंड सीएमए। बिल्कुल उसी तरह के डिजाइन, उसी तरह के सिलेबस के बेसिस पे इसको डिजाइन किया गया है। आपका जो 11th का सिलेबस है, मैं एक बार सिलेबस डिस्कस करूंगा और फिर हम आगे की बात करेंगे। आपका जो 11th का सिलेबस है, सो यू कैन सी हियर, आपके सिलेबस में विजिबिलिटी होगा, थोड़ा सा इनलार्ज आप जूम करके देख सकते हैं आपके पास। आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो कंटेंट हमारे पास है, इस कंटेंट को बहुत इंटरेस्टिंगली डिजाइन किया है। फर्स्ट इज नंबरिंग, numbers quantification and numerical application, and it is of 9 marks। ये आपका 9 marks का पार्ट है। ये प्योर मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया आपका। एल्जेब्रा 10 marks का है मैथमेटिक्स पोर्शन। अब यहां पे बीच में आ रहा हूं, कैलकुलस 10 marks मैथमेटिकल पोर्शन, प्रोबेबिलिटी 10 marks एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑफ 5 marks। ये वाला पोर्शन आपका ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स पोर्शन है, जिसे हम कोर मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। लेकिन अब इस पार्ट के अलावा हम बात करें तो इंपॉर्टेंटली आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3, मैथमेटिकल रीजनिंग। यहां पे पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 6 to 7 टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। लॉजिकल रीजनिंग, बचपन में कुछ ऐसे केसेस आपने, मैं क्या क्या है इसके अंदर वो भी बात करता हुआ चलूंगा अभी। ये आपका रीजनिंग पोर्शन है, इट इज ऑफ 6 marks, इट इज ऑफ 6 marks। देन आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। इस लॉजिकल रीजनिंग जो हमने थर्ड पोर्शन बोला, इट इज ऑफ 6 marks, एंड सीए फाउंडेशन में इस पर्टिकुलर थर्ड नंबर के 6 marks वाले कंटेंट से आपको 20 marks का पेपर आता है सीए फाउंडेशन। एज इट इज सारे चैप्टर्स वही हैं इस चैप्टर के अंदर जो सीए फाउंडेशन के लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर के अंदर है, सेम, बट वहां वो 20 marks का है, यहां 6 marks का है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट इज ऑफ 12 marks। तो ये स्टैटिस्टिक्स समाओ आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है, लेकिन बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, ये सीए फाउंडेशन में 40 marks का है। 11th का स्टैटिस्टिक्स पार्ट प्लस 12th के सिलेबस में जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, ये दोनों मिला के 40 marks का सीए फाउंडेशन में आता है। यहां आप मान के चलिए कि ये जो पोर्शन है 12 marks का, ये सीए फाउंडेशन में 20 marks के अप्रॉक्स का पोर्शन है। थर्ड, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इट इज ऑफ 18 marks, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जहां हम टाइम वैल्यू के साथ प्ले करेंगे, जहां हम इंटरेस्ट रेट्स के साथ गेम करेंगे, और वहां से अपने रियल लाइफ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। रियल लाइफ फाइनेंस रिलेटेड, कौन सा बैंक में एफडी होना चाहिए, कहां पे हमें म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न मिलेगा, शेयर्स कौन सा कंपनी का खरीदना चाहिए, ये पूरा फाइनेंशियल पार्ट 11th एंड 12th में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाला पोर्शन को मिला के नियर अबाउट 15 marks का आपको सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स आता है।
अब सीए फाउंडेशन का जो 100 मार्क्स का पेपर है, उस 100 मार्क्स के पूरे पेपर को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया 11th प्लस 12th के सिलेबस। फाइन, तो मैं इन 3 पोर्शंस को यदि अलग कर लूं तो ये तीनों पार्ट मिला के मेरे पास टोटल 36 मार्क्स का वेटेज देते हैं। 36 मार्क्स का वेटेज, ये 3 चैप्टर्स, सबसे ज्यादा वेटेज इन 3 चैप्टर का, और बाकी 5 चैप्टर्स आपका 44 मार्क्स का वेटेज देते हैं। वो मैथमेटिक्स पोर्शन है और ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रीजनिंग पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो यहां तक इस सिलेबस को हम बेसिकली 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कोर मैथमेटिक्स पोर्शन एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पोर्शन। एंड I will be taking this financial mathematics portion. Financial mathematics, descriptive statistics and mathematical reasoning. ये जो 36 मार्क्स का पोर्शन है, that I will be taking. कोर मैथमेटिक्स का पोर्शन मैथ्स के सर लेंगे, जो स्पेसिफिकली साइंस मैथमेटिक्स को मैथ्स पढ़ाते हैं, वो वाले सर कोर मैथमेटिक्स का पोर्शन लेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैं क्यों ले रहा हूं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैं क्यों ले रहा हूं, उसका आंसर भी आपको कर देता हूं। क्यों ले रहा हूं, रीजन है, मेरा मेन फोटे है स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल पार्ट, जहां पे हमें स्टॉक्स की सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड डूइंग दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थिंग सिंस 14 इयर्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के, उनके पास जो फंड्स होते हैं, उन फंड्स को एक प्रॉपर मोड में इन्वेस्ट कैसे करना है, उनका स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। फंड्स अरेंज करना है तो कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, फंड्स इन्वेस्ट करना है तो वो किस मोड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कहां पे कैसे उन्हें मैनेज करना है, फ्यूचर प्लानिंग फंड्स के साथ कैसे करनी है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए किस तरह से आप अभी से प्लानिंग करके चल सकते हैं। हम उस सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, और हम ये प्लानिंग, और ये मेरा मेन कोर एरिया है जहां मैं 14-15 ईयर्स से काम कर। ये वाला पोर्शन जो हम यहाँ पढ़ेंगे, हम फॉर्मूलेस के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन हम इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला अप्लाई करने का इतना टाइम नहीं होता हमें प्रैक्टिकल लाइफ। सो ये मेरा कोर एरिया है। लॉजिकल रीजनिंग और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सीए इंटर और सीए के फाउंडेशन के लेवल पे कई साल से पढ़ा रहा हूँ। दैट्स वाई जैसे ही अप्लाइड मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ कि एटलीस्ट अब 11th-12th से हम उस ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से बाहर आके कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल जैसा सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ नहीं है, बहुत चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, लॉजिक समझने पड़ेंगे। और जहां तक इस लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन की बात है, ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कुछ क्वेश्चन इस तरह सुना होगा, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास आने वाले हैं, यहाँ आपके पास आने वाला है कोडिंग, डिकोडिंग, मतलब किसी स्टेटमेंट को, किसी इंग्लिश वर्ड को आप नंबर्स में डिकोड, नंबर में कोड करके, जैसे वो ट्रांसफर करते हैं ना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं, कोडेड स्टेटमेंट। तो हम कोड कैसे बनाएंगे, और कोडेड स्टेटमेंट यदि हमारे पास है तो हम उस कोडेड स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करेंगे, हम वो चीज सीखने वाले हैं यहाँ पे। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर टू नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर्स को नंबर से कोड करना, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड करना, अल्फाबेट को नंबर से कोड करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेकंड जो हमारे पास इसमें है वो है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब, हम यहाँ बात करेंगे कि जो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, उन डायरेक्शन में किस तरह से एक गेम बना रहे कि यहाँ से हमने लेफ्ट लिया, यहाँ से हमने राइट मूव किया, यहाँ से हमने इतना किलोमीटर टर्न किया, फिर हम अब कौन सी डायरेक्शन में है। इस तरह के कुछ रिडल्स हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर है ब्लड रिलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, सुनते हुए आए, इसके मामा के बेटे का भाई मेरा क्या लगेगा, ऐसे कुछ स्टोरीज आपने न्यूज़पेपर में और ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। ये रिडल्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रिलेशंस को क्रैक कैसे करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है। फोर्थ हम यहाँ पढ़ेंगे सिलॉजिस्म। सिलॉग्स इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
जहां हम वेन डायग्राम के थ्रू सिलॉक्स को सॉल्व करेंगे, जहां हमें गिवन स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए उनसे इंटरप्रिटेशन निकाल के डिजायर कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो यहां ये सारे चैप्टर्स जो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास है, ये हमारी मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए प्रोफेशनल बनने के बाद प्रोफेशनल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते क्यों है? हर प्रोफेशनल कोर्स में लॉजिकल रीजनिंग का एक कंटेंट होता ही होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारे सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस हमारी बुकिश सिचुएशन से बहुत अलग होते हैं। क्या आप उन रियल लाइफ सिचुएशन में जो दिख रहा है उसको उसी तरह से अडॉप्ट करते हो, या जो दिख रहा है उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाल के उसके पीछे क्या छुपा हुआ है उसे भी एनालाइज कर पाते हो? वो आपका मेंटल एबिलिटी जज किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पोर्शन है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम सारा गेम करेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो आज का डिस्कशन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को जो मैंने यहाँ डिस्कशन किया उसमें से कुछ पूछने का है तो बताइए। एनीथिंग? बेटा मैं डाल दूंगा अभी। अच्छा वन थिंग, बुक का जहां तक हमारे पास प्रॉब्लम है, 12th का आर डी शर्मा डेफिनेटली अवेलेबल है। 11th का आर डी शर्मा आई थिंक आ गया है अभी। यदि हमारे पास आर डी शर्मा अवेलेबल होगी हम आर डी शर्मा से जाएंगे, क्योंकि इसका एनसीईआरटी आई थिंक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एनीवन ट्राइड फॉर बुक? नहीं मिला? नहीं मिला ना आपको? नहीं, पहला वाला एडिशन कौन सा, आर डी शर्मा? हाँ वो प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा, अभी लेटेस्ट तो आ ही नहीं रहा है। चलिए मिल गया ना आपको आर डी शर्मा, देन फाइन। तो हम आर डी शर्मा से ही चलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। पहले कि इसका एक ओवरव्यू समझें और कौन कौन से टॉपिक हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में यहाँ कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक कवर करने का है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, टैक्सेशन। ये हमारा कोर एरिया फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जो 11th के सिलेबस में हमें पढ़ना है वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड टैक्सेशन। अब यहां से हम बहुत कंफर्टेबल होंगे। ये जीएसटी जीएसटी हम बहुत सुन रहे हैं, हम हर परचेज के साथ जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी का हिस्ट्री क्या है, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम यहाँ सीखने वाले हैं। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का रोल क्या है। देखिए फाइनेंस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है फाइनेंस। इफ यू वांट टू डू बिजनेस एंड यू आर इन नीड ऑफ मनी, यू नीड फाइनेंस। If you have funds and you want to invest in any business, then you need investment strategies. आपको बिजनेस करना है, आपके पास आइडिया है, आपके पास आइडिया है। अब उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। फंड्स, मनी कहां से आएगा? इधर आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी पॉकेट से इफ यू हैव, और इफ यू डोंट देन आप बोरो करेंगे। बोरो कहां से करना है? बोरोड फंड पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैंक से आप अप्रोच करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच करेंगे, कौन से बैंक से लोन लेंगे, किस मोड में आप इंटरेस्ट पे करेंगे, ये सारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फंड्स आपने कलेक्ट किया, जो फंड्स आपने अरेंज किया, उस फंड से आप आगे अर्निंग करने वाले हो। अभी जो पैसा मैं लेके आया उस पे मुझे कॉस्ट पे करना है। कॉस्ट मतलब उस पैसे को यूज करने का कॉस्ट देना पड़ेगा, जिससे मैंने वो मनी लिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फिर उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न निकालूंगा। तो ऑब्वियसली माय रिटर्न मस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट आई हैव टू पे टू द लेंडर। मैं जो उस पैसे को यूज करके जितना प्रॉफिट बनाऊंगा, वो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली उस पैसे की लगने वाली कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए।
बैंक ने मुझे 10% इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, मैं ले आया, अब मैंने उसे इन्वेस्ट किया और मेरा जो रिटर्न आ रहा है वो 9% आ रहा है। इज इट वर्थवाइल टू डू द बिजनेस? नो। क्या कर रहे हो यार, 10% इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है, पैसा इधर से 9% कमाया, 9% अर्न किया और 10% पे कर दिया, बचा क्या? -1%। तो ये सारा सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा फाइनेंस। सेकंड, इफ यू हैव फंड्स इन योर हैंड एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पार्किंग ऑफ फंड। पार्किंग ऑफ फंड का मतलब, मेरे पास पैसा है, जनरली जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आई हैव दिस मच मनी, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर वे, सजेस्ट मी हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है ना, इन्वेस्टमेंट का थॉट, ये बहुत बहुत वाइड है। अभी आप लोग इतना ज्यादा शायद नहीं सोचते होंगे इस चीज को लेके कि बिकॉज आपका एरिया भी नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स से आप जाके पूछें, उनसे बात करें, और इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली आप बात करना भी शुरू करेंगे और आप उनसे डिस्कस करना भी शुरू करेंगे, क्योंकि आप उन चीजों को समझने लगेंगे। जैसे अब मुझे फंड इन्वेस्ट करना है, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आपके पास कौन सा इन्वेस्टमेंट आइडिया आता है? कहां इन्वेस्ट करना चाहिए हमें अपना मनी? या शेयर्स? ओके। म्यूचुअल फंड्स, हार्दिक एंड रोनित, हार्दिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में आइडिया है कुछ? चलिए आएंगे उस बात पे आगे चल के। देखिए, मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं, नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से होते हैं हमारे पास? बैंक डिपॉजिट्स। सर बैंक में एफडी कर दो, बैंक में आरडी कर दो, बैंक के सेविंग बैंक में डाल दो। ट्रेडिशनल आइडियाज से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास आते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं इन जनरल। मैं यहां पे बात करूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लो सर, गोल्ड खरीद लेते हैं, हाँ, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जहां पे आपको जो रिटर्न मिलती है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलती है। तो हम उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न। बैंक डिपॉजिट्स, अभी बैंक में मनी डिपॉजिट करने के कितने सारे तरीके हैं भाई, एनी आइडिया? बैंक में मनी डिपॉजिट करने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हमारे पास? इन्वेस्टमेंट, ये तो पैसा जमा किया बेटा। यस। एफडी, क्या होता है एफडी? परफेक्ट, फिक्स डिपॉजिट। और सेविंग बैंक, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। चलिए परफेक्ट, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया आप लोगों से। मैं दो मोड की बात करूंगा, इसको हटा देते हैं। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, दो इंटरेस्टिंग मोड हैं, दो पॉपुलर मोड हैं। इन दोनों मोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हम अपनी मनी बैंक में एफडी में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, बैंक उस पे हमें क्या देता है? इंटरेस्ट। जितने पीरियड के लिए आप उसे डिपॉजिट करोगे उतने पीरियड का इंटरेस्ट मिलता है, और पीरियड ओवर होने के बाद आपका मनी इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। आरडी में क्या होता है? नाम तो सुना होगा, कनेक्ट करूंगा अभी इन दोनों चीजों को। देखो, एफडी में क्या होता है, मैं एक एक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता हूं, इट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, वॉट एवर टाइम पीरियड इज, और आफ्टर दैट दिस एक्स प्लस इंटरेस्ट मुझे मेच्योरिटी मिल जाता है। ठीक है, ये एफडी हो गया।
50,000 रुपीज बैंक में एफडी किया, 5 ईयर का एफडी किया, 5 ईयर के बाद यू विल गेट 50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स। ये वन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। आरडी में क्या होता है? एनी आइडिया टू एनीवन, आरडी में क्या होता है? क्या बात है, वेरी गुड। क्या करते हैं हम आरडी में? रिकरिंग डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है। वी डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन स्पेसिफिक इंटरवल। जैसे मैंने बोला 1,000 रुपीज का मैंने आरडी किया। 1,000 रुपीज का आरडी का मतलब क्या हुआ? मैंने 1,000 रुपीज का आरडी किया 7 ईयर का, मतलब क्या हुआ? आई विल डिपॉजिट एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे। हर महीने आई विल डिपॉजिट 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 till 7 year, and after that period I will get my whole deposited amount with interest. बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? दोनों में डिफरेंस? एफडी में हम वन टाइम मनी डिपॉजिट करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो डिपॉजिटेड मनी इंटरेस्ट ऐड करके आपको वापस मिल जाती है। आरडी में हम मंथली बेसिस पे मनी डिपॉजिट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपकी सारी डिपॉजिटेड मनी इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाती है। अब इंटरेस्टिंगली, बहुत ये सिंपल लेमन जैसी बात कर रहा हूं। मैंने 10,000 रुपीज बैंक में एफडी किया। इफ आई से यू विल गेट इंटरेस्ट 10% पर annum, ये सुना है 10% पर annum का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, पर ईयर, 10% पर ईयर। अभी आप ये जो एफडी कर रहे हो 10,000 रुपीज का, मैं देखो कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं अभी, फॉर्मूले की बात करेंगे हम बड़े आराम से कॉन्सेप्ट लिख के। अभी सिर्फ लॉजिक। आई डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट इन एफडी, on which bank will give me 10% interest per annum. What I will get after 1 year? Everyone, more to come. पक्का? पक्का ना? सभी बोल रहे हैं 11,000। डेफिनेटली 10,000 पे 10%, 1,000 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बनेगा। 10,000 प्लस 1,000, बैंक मुझे कितना पे कर देगा? 11,000। परफेक्ट। कोई कैलकुलेशन किया क्या मैंने? कोई फॉर्मूला लिया क्या यहाँ पे? नहीं। फॉर्मूला लिखेंगे। सपोज इफ मैं ये बोलता हूं कि मैं इसे 3 ईयर के लिए डिपॉजिट कर रहा हूं, व्हाट आई विल गेट आफ्टर 3 ईयर? हाँ 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 हाँ, होल्ड इट आराम से सोचो। आई डिपॉजिट 10,000 रुपीज इन माई बैंक, बैंक अलाउ 10% इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट आई विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स? 13,000? yes or no? all are agree? no, Ronit is not agree. why बेटा? अरे यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लिया आपने। आता हूं चलो गुड। और कोई थॉट?
किसी के भी माइंड में कुछ भी आ रहा है? यार हम यहाँ फ्री डिस्कशन के लिए बैठे हैं, यू कैन से एनीथिंग। देखिए 10,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है फॉर 1 ईयर। ठीक है, यदि मैं यही मनी 3 इयर्स के लिए वहां छोड़ देता हूं तो आई विल गेट 1,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड 1,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। माई टोटल इंटरेस्ट विल बी 3,000 रुपीज plus my invested amount. I will get back 13,000. Are you agree? ना रोनित, आपकी बात पे आता हूं बेटा। हार्दिक says yes. Okay. Anyone else? Jatin says yes. बट अब मैं रोनित के पॉइंट पे आता हूं। रोनित कहता नहीं सर, 3 बार बोल चुका हूं, मान लो मेरी बात, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा भाई? बोलो रोनित, कैसा होगा? ओके, रोनित wanna say first year bank will give me 1,000 rupees as interest and my money increases to 11,000। यस, ऐसा ही कुछ कह रहे हो आप? बोले सर बैंक में मैंने 3 साल का एफडी किया है, बैंक ने फर्स्ट ईयर मुझे 10,000 रुपीज के मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट पे 1,000 का इंटरेस्ट दिया, मैंने वो इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया, मैंने वहीं छोड़ा, मैंने उसे निकाला नहीं है बैंक में से। तो बैंक में मेरा जो डिपॉजिटेड मनी है वो कितना हो गया सर? 11,000 हो गया अब मेरा। आफ्टर 1 ईयर योर डिपॉजिटेड मनी इन योर बैंक अकाउंट बिकम 11,000। फाइन, एग्री, मान लिया मैंने। नेक्स्ट ईयर व्हाट विल हैपन? सर आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दिस 11,000। आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दिस 11,000। मुझे इंटरेस्ट इस 11,000 पे मिलना चाहिए। अच्छा, 1,100 रुपीज। हाँ, फिर ये भी मेरा इसमें प्लस होके मेरा मनी बन जाएगा 12,100। और थर्ड ईयर मुझे इस 12,100 पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%। एंड फाइनली माय मेच्योरिटी अमाउंट विल बी, मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 3,310 और मैंने डिपॉजिट किया था 10,000 रुपीज, मेरा होना चाहिए मनी 13,310 रुपीज। ये होनी चाहिए सर स्टोरी। अब सिचुएशन आपके सामने है, दो सिचुएशन में से क्या कहना चाह रहे हो कि कौन सी सिचुएशन होगी? चलिए मैं ये मनी जो छेड़ा नहीं है इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल देता हूं। मनी उसमें भी नहीं छेड़ा मैंने, मैं ये मान के चल रहा हूं, एक मिनट बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं मनी मैंने यहां भी नहीं छेड़ा, मनी मैंने यहां भी नहीं छेड़ा, मैंने पूरे 3 साल पैसा हाथ नहीं लगाया, बैंक को 10,000 दिया और बोला आई विल गेट इट बैक और आई विल विड्रॉ इट आफ्टर 3 ईयर, व्हाट यू विल पे मी? बैंक सेज, वन बैंक सेज 13 और अदर बैंक यानी रोनित, एक बैंक हो गया आप सब, एक बैंक हो गया हमारा रोनित, रोनित सेज 13,310। कौन सा सही है? अरे अरे तुम लोग
ये देखो, जो पढ़ चुका है ने ज्यादा दिमाग वो ना लगाए यार। यस, कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट किया है बेटा मैंने। सीधा सीधा फॉर्मूले से चलूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा और फिर सोल्यूशन भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अब समझिएगा। एक्चुअली बोथ आर करेक्ट। एक्चुअली बोथ आर करेक्ट। अब बोथ कैसे करेक्ट है? एक लेमैन का प्रॉब्लम, एक लेमैन के साथ दिक्कत क्या होता है? मैं बैंक में गया, मैंने बैंक से बोला कि सर मुझे 10,000 रुपीज का एफडी करना है, आफ्टर 3 ईयर व्हाट यू विल पे मी। तो बैंक ने मुझे बोला 13,000। मैंने उनसे सिंपली ये पूछा, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर प्रोवाइडिंग? बैंक सेज, सर वी आर प्रोवाइडिंग 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके। फिर मैं अदर बैंक में गया, मैंने उनसे पूछा, सर आई वांट डिपॉजिट 10,000 रुपी फॉर 3 ईयर, व्हाट यू विल पे मी आफ्टर 3 ईयर? दिस इज this much. How? What you are offering me? This is 10% per annum compounded annually. मतलब सर बात समझ में नहीं आया। वही जो कंफ्यूजन आपको हुआ, तो उन्होंने मुझे समझाया, जो मैं आपको समझाता हूं कि सर सिंपल इंटरेस्ट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम पर ईयर आपको आपके बेसिक अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय यू ड्यूरिंग द पीरियड। क्या बोला उन्होंने? जब हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं तो हम हमेशा हर साल आपको आपके बेसिक डिपॉजिट अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देंगे। क्या करेंगे? बेसिक इनिशियल डिपॉजिटेड अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे। मतलब ये 1,000 आप मुझे पे कर दोगे? नहीं सर, पे नहीं करेंगे। पे तो हम 3 साल बाद ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज डिपॉजिटेड अमाउंट पे होगा। बेसिक डिपॉजिटेड अमाउंट, जिसको एक नाम दे देते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। हम आपको इंटरेस्ट हमेशा आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पे कैलकुलेट करके देंगे हर साल का, नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट। ओके। कंपाउंड में क्या होता है सर? फिर कंपाउंड में क्या होगा सर? हम आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वो आपके बैलेंस डिपॉजिटेड अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब सर आपने 10,000 रुपी प्रिंसिपल दिया, हाँ, फर्स्ट ईयर हम आपको 10,000 पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, कितना? 1,000। और हम क्या ज्यूम करेंगे कि ये 1,000 आपने री इन्वेस्ट कर दिया। क्या किया? री इन्वेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 11,000 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम आपको 11,000 पे इंटरेस्ट देंगे। वेरी गुड। फिर उस पे हमें आपको 1100 का इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर हम क्या समझेंगे? आपने ये 1100 फिर इन्वेस्ट कर दिया और आपका हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 12,100 बन जाएगा। हम उस पे आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसे आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके इस अर्न इंटरेस्ट अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अभी बात समझ में आई? देखो, फर्स्ट ईयर क्या हुआ? हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, उस पे हमें 10% इंटरेस्ट मिला। कितना? 1,000। नाउ अज्यूम कि 1,000 रुपए भी आपने वापस इन्वेस्ट कर दिए, तो नेक्स्ट ईयर आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया? 11,000। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 11,000 पे मिलेगा। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना?
1100 रुपीज, 11,000 पे 10%। फिर ये 1100 रुपीज भी आपके अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करते ही आपका अमाउंट हो जाएगा 12,100। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 12,100 रुपीज पे मिलेगा, 1210 रुपीज, और ये आपको ऐड करके रीपे कर दिया जाए। बात क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? मैं अभी देखो फॉर्मूले की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूले में बहुत इजी हो जाती है चीजें। सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगाओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। मुझे अभी लॉजिक समझना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूले बहुत आसानी से हो जाएंगे। हमने यहां बात की कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, बैंक हमें जो इंटरेस्ट पे करती है वो दो डिफरेंट मोड में पे करती है। एक सिंपल मोड ऑफ इंटरेस्ट, एक कंपाउंड मोड ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट हर साल ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट, ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट उस अमाउंट पे। तो हमेशा विच वन इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर? कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, डेफिनेटली कंपाउंड इज मोर बेटर चॉइस। तो ये जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का पहला पार्ट वो है ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां हम ये एनालाइज करेंगे कि सर यदि हम सिंपल इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो व्हाट आई विल गेट, और यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑप्शन पे जाता हूं तो व्हाट आई विल गेट, एंड आउट ऑफ द टू मोड विच वन इज मोर बेनिफिशियल। लाइक आप अपना मनी डिपॉजिट करने गए, एफडी करवाने गए, बेस्ट रिटर्न चाहिए मुझे, मैंने 3-4 बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया, कंपेयर किया, लेकिन वो ये कंपाउंडिंग और सिंपल वाला फैक्टर भूल गया, तो आप गलत डिसीजन पे चले जाएंगे। यदि मेरे को ये कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट माइंड में है तो मैं वो सारे ऑप्शंस को परफेक्टली एनालाइज करके चेक कर सकता हूं व्हाट आई विल गेट आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड, which option is better option for investment. So two type of or two way of providing interest is there. इंटरेस्ट देने का दो तरीका होता है, एक सिंपल तरीका, एक कंपाउंडिंग तरीका। हम इन दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में। बेसिकली आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने, टाइम भी हमारे पास थोड़ा लिमिटेड था। कल की क्लास में हम पूरा एक टाइम स्लॉट लेके चलेंगे और फिर अब इन दोनों फैक्टर्स को फॉर्मूले की वे में और रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आपको मिलेंगी, उन सिचुएशंस में हम इन दोनों फैक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करके अपने डिजायर आंसर पे जाएंगे, वो सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास एक्चुअली आप लोगों का टाइम हो गया, इसलिए किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। हाँ, लेकिन बेटा क्या होता है, मान लो मैं जा रहा हूं बैंक के पास, बैंक ने बोला 10% सिंपल, 9% कंपाउंड, अब कौन सा बेटर है? नहीं 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 जतिन, डोंट गिव मी आंसर डायरेक्टली। यू कांट से कि 10% सिंपल इज बेटर रादर देन 9% कंपाउंडिंग। एग्जैक्टली, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 9% कंपाउंडिंग भी बेटर हो सकता है 10% सिंपल से, और कई सिचुएशन में 10% सिंपल बेटर हो सकता है 9% कंपाउंडिंग से। तो यही चीज हमें यहां समझनी पड़ेगी और यही चीज कैलकुलेट करके कंपेयर करनी पड़ेगी, और फिर हम अपने डिसीजन पे आएंगे। तो ऐसा आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है, सिंपल सा डिस्कशन कर रहे हैं एक जनरल कि हाँ यार हम पढ़ने वाले क्या हैं। और कल हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। एनीथिंग एनीवन वांना आस्क और से? किसी के पास कोई भी सवाल हो तो बोलिए। नो? डन? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना, लगेगा ही नहीं मैच कर रहे हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसको मैं आपको पूरा रियल लाइफ से कनेक्ट कर दूंगा
हो सकता है कुछ दिनों बाद जाके आप अपने फादर से पूछने लग जाएंगे, पापा एफडी करवाया है ना, कौन से मोड में करवाया है, कौन सा कंपाउंडिंग फैक्टर लगा है। और ये जब आने लग जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा कि यस वी आर गेटिंग इट। फाइन, चलिए आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।